संघर्षी एजुकेशन में संघर्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 विषय गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। इससे पहले आइए देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इन पर आधारित प्रश्नावली 1.1 का हमने हल किया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो उसे आप तुरंत देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे हमने ये संख्या पद्धति के बेसिक बिंदुओं का, फंडामेंटल थिंग्स का अध्ययन किया है, आपको पढ़ाया है, अध्यापन किया है। तो जरूर उसको देखें, जिससे ये प्रश्नावली 1.2 के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 को अध्ययन करने से पहले, इसको हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उनकी पहले हम चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या, अब तक हमने परिमेय संख्या को पढ़ लिया है। आइए देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं परंतु Q बराबर नॉट 0, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु Q बराबर नॉट 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं परंतु Q 0 के बराबर नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण आइए देख लेते हैं। √2, √3 और √15 पाई etc। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे अपरिमेय संख्या के। आइए अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, अर्थात रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं को लिखने के लिए R सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। रियल नंबर्स, जिन्हें रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या रेखा जो होती है उस संख्या रेखा को ही हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा ही हमारी वास्तविक संख्या रेखा होती है,
क्योंकि वास्तविक संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर ही किया जाता है, जिन्हें रियल नंबर लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। और ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला था अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं, q बराबर नॉट 0, उसे हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √3, √15, पाई etc। सेकंड, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगला है वास्तविक संख्या रेखा। संख्या रेखा को ही वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आइए हम प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला खंड इसका है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है, आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह से बनती है। और यहां पर इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जाहिर सी बात है, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या शामिल है, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। अगला खंड आगे आइए देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य होगा। असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या रेखा है, बीच में 0 है, और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, अर्थात 0 के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये प्राकृत संख्याओं का समूह है। इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इन्होंने क्या कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है। इधर आप देख लीजिए, ऋण 1 होगा, ऋण 2 होगा, ऋण 3 होगा, ऋण 4 होगा, ऋण 5 होगा, और आगे आप चाहे जितना बढ़ते जाइए। तो ये हमारी संख्या रेखा का स्वरूप है। ये कह रहे हैं रूट यम के रूप का होता है, जहां पर यम एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, इसमें हमने क्या दिखाया है? पूर्णांकों को दिखाया है। इसमें अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं संख्या रेखा पर। तो इन्होंने कहा रूट यम, यम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहां से है शुरू होती है? यहां से शुरू होकर के आगे तक बढ़ती जाती है, अनंत तक होती है। तो जब हम यहां पर किसी संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये धनात्मक है ना, तो इनका वर्गमूल जो है 0 से दाहिनी तरफ ही रहेगा, ये ऋणात्मक की तरफ नहीं जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं का जो वर्गमूल होता है, रूट होता है, वह जो होता है धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है तो इसका अर्थ यह होगा कि 0 के बाईं तरफ यह नहीं जाएगा। और इन्होंने क्या लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 0 के दाहिनी तरफ के जो बिंदु है वही हमको आ सकते हैं जो धनात्मक हैं, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं और इनका जब वर्गमूल हम लेंगे तो वो धनात्मक ही होगा, जो 0 से दाहिनी तरफ कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन बाईं तरफ यह नहीं पड़ेगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। आइए तीसरा बिंदु हम देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या
एक अपरिमेय संख्या होती है असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? अभी हमने पहले खंड में देखा था वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके बनती है, और यहां पर ये कहते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 का पहला खंड, पहले प्रश्न के तीनों खंड हल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इसका। क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 3 एक है, परिमेय संख्या है। सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इन्होंने कहा था कि एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो हमारी संख्या 9 है जिसका हमने वर्गमूल लिया, 3 प्राप्त हुई, और 3 एक परिमेय संख्या है। आइए हम बढ़ते हैं इस अब प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होता है। √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 बराबर आप लिख सकते हैं 4 धन 1 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 5 को आप रूट के अंदर लिख लीजिए और इसका आप वर्ग कर लीजिए। ठीक है, √5 का वर्ग आप करेंगे तो 5 ही आपको प्राप्त होगा। बराबर इसको आप लिख सकते हैं 4 को 2 का वर्ग आप लिख सकते हैं, धन 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आइए हम संख्या रेखा खींचते हैं। एक संख्या रेखा इधर हम बनाते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर आइए कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये बिंदु हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इधर आप बाईं तरफ आप बढ़ेंगे तो ऋण 1 आपको प्राप्त होगा, ऋण 2 आपको प्राप्त होगा, ऋण 3 प्राप्त होगा। संख्या रेखा को बाईं तरफ और भी आप बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से दाईं तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं। और संख्या रेखा पर हम बिंदु 0 जो है इसको हमने O मान लिया। इसको क्या मान लिया? O। और चूंकि हमने यहां पर 2 का वर्ग लिया है, 4 था, तो हमने 2 मात्रक, एक खाना ये हो गया 1 के लिए, दूसरा खाना 2 के लिए हो गया, इसको हमने मान लिया A। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? A। यानी OA कितनी मात्रक दूरी हो गई? 1 2 मात्रक दूरी हो गई।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि बिंदु ओ पर, ये ओ से ए तक, बिंदु ए पर एक आप 90 अंश का कोण बना दीजिए। क्या करना है? 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम चाहे चांदा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रकार की सहायता से आप बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि प्रकार में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप चांदा से बना लीजिए। तो आइए देखते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा पर ओ ए बराबर 2 मात्रक, तो ओ ए की दूरी जो हमने 2 मात्रक के बराबर लिया। अब क्या है, हमको ए पर, बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाना है। कोण ओ ए, तो चांदा रख के ही आप बना लीजिए, या प्रकार से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि सुविधा के लिए आपको कम समय लगे, इसलिए आप इसे, हमारे पास चांदा नहीं है, आप बना सकते हैं। आप 9th के स्टूडेंट हैं तो चांदा से बनाना आप जानते ही होंगे। तो चांदे की सहायता से एक 90 अंश का कोण आप बना लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये कोण आपका हो जाएगा 90 अंश का। तो इस बिंदु को आप मान लीजिए यम, यम के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु भी आप मान सकते हैं। ये कोण हो गया आपका, कितना हो गया? 90 अंश। तो कोण ओ ए यम बराबर कितना हो गया? 90 अंश। तो कोण ओ ए एम 90 अंश हमने बना लिया। कोण ओ ए एम बराबर 90 अंश हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है कि जो ये एम रेखा हमें प्राप्त हुई है, इस रेखा से 1 मात्रक के बराबर दूरी हमें ज्ञात करना है। क्योंकि यहां पर देखिए हमने 1 लिया है, 1 का वर्ग लिया है, तो 1 मात्रक क्या हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगी। अब आप प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और इतनी दूरी ले करके ए से, बिंदु ए से इस बिंदु ए को केंद्र मान करके 1 मात्रक की दूरी, यानी शून्य से लेकर के 1 तक की इतनी दूरी जो है आप प्रकार में ले लीजिएगा। उसके बाद बिंदु ए ये दूसरे पॉइंट पे है, तो यहां से एक चाप लगाइएगा। ये हो गया। तो ये चाप जो होगा आपका 1 मात्रक दूरी को प्रदर्शित करेगा। और यह ए बी, मान लीजिए यह बिंदु कौन सा है जहां पर ये रेखा एम को काटता है चाप, उस बिंदु को हमने मान लिया बी। अब हमें क्या कर, 1 मात्रक की दूरी ये हो गई, और ये दूरी कितनी है? 0 से 2 तक की, यानी ओ ए बराबर कितना हो गया? 2 मात्रक। ये दूरी हो गई आपकी 2 मात्रक। और ए बी की दूरी कितनी हो गई? 1 मात्रक हो गई। ये दूरी आपकी 1 मात्रक हो गई। अब आपको क्या करना है कि ओ को बी से आप मिला दीजिए। बिंदु ओ है, ओ को पटरी की सहायता से आप मिलाइएगा। इसको हमने मिला दिया बी से। अब आप देख सकते हैं ओ बी को हमने मिला दिया। ओ बी को मिलाने के बाद ओ ए बी जो एक त्रिभुज बन रहा है, इसका जो कोण ए 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय आइए हम इस पर लगा देते हैं। त्रिभुज
ओ ए बी से, त्रिभुज ओ ए बी से पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग जो होगा, ये ओ ए का वर्ग, यानी ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका ओ बी का वर्ग। ठीक है, ओ बी का वर्ग ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वही तो हमने किया है, ओबी क्या है, इसका कर्ण है, तो ओबी का वर्ग, शेष दो भुजाएं क्या है, ओ ए और ए बी है, तो ओबी का वर्ग जो होगा ओ ए का वर्ग और ए बी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ओबी का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए का वर्ग, ओ ए कितना मात्रक है, 2 मात्रक था, तो ये 2 का वर्ग हो गया, धन ये भी हमने कितना मात्रक लिया था, 1 मात्रक लिया था, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। ये कितने के बराबर हो गया, 2 दूना 4 धन 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 4 1 5 प्राप्त हो गया। ओबी का वर्ग 5 के बराबर हो गया, तो ओबी बराबर कितना हो जाएगा, ओबी बराबर वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी ओबी जो दूरी यहां पे हमें प्राप्त हुई ये कितनी हो गई, वर्गमूल 5 के बराबर हो गई। ठीक, हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया ओबी कितनी है, वर्गमूल 5। लेकिन हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करना है, दिखाना है। ये दूरी तो ओ से बी तक है, लेकिन ये संख्या रेखा पर कहां आई। तो अब आपको क्या करना है, प्रकार में आप पेंसिल लगाइए और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करिए। प्रकार में आप पेंसिल लगाइए और उसके बाद बिंदु ओ, यानी जो शून्य है यहां पर, बिंदु ओ को केंद्र मान करके एक दूरी लीजिए, आप ओबी की दूरी लीजिए। प्रकार की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल की नोक आप यहां लगाएंगे बी बिंदु पर, और एक आप चाप खींचेंगे। चाप आपका ओबी त्रिज्या का वृत्त जो खींचेंगे उसी से आपको चाप प्राप्त होगा। ये संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा। ये थोड़ा दूर चला गया, आइए फिर से बना लेते हैं। ये जो चाप आएगा बी बिंदु को टच करते हुए इस प्रकार से, ठीक है। जब इस त्रिज्या का आप वृत्त ऐसे खींचेंगे तो ये बी बिंदु से होते हुए यहां पर 2 और 3 के बीच से होते हुए गुजरेगा, और इस बिंदु को मान लीजिए, कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं, हमने इसको P मान लिया। यानी जिस बिंदु पर यह संख्या रेखा को काटता है उसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। अब आप ध्यान से देखिए कि OB त्रिज्या का हमने वृत्त की एक चाप लगाया है। अगर इसको हम पूरा इधर गोल कर देते तो एक वृत्त प्राप्त हो जाता। तो जो दूरी OB होगी वही दूरी आपकी OP होगी, OP होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हो जाएंगी ना वृत्त की, केंद्र से दूरी हो जाएगी, यानी OB बराबर OP। तो आपका ये OB बराबर OP, तो ये हो गया आपका OB बराबर कितना हो गया, OP बराबर कितना हो गया, वर्गमूल 5 मात्रक।
ठीक, आइए इसको फिर से देख लेते हैं। ओबी को हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको 5 बराबर 4 धन 1 लिख लिया है। उसके बाद वर्गमूल 5 बराबर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। संख्या रेखा हमने बनाया, संख्या रेखा पर OA बराबर 2 मात्रक लिया, 0 के बाद 1 2, ये OA बराबर 2 मात्रक हमने ले लिया। कोण OAM 90 अंश हमने आपको बनाया, यानी इस ए बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींच दिया, ये 90 अंश का आपको कोण हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि बिंदु O को केंद्र मान करके ये एक मात्रक की दूरी लिया और उसके बाद बिंदु A को केंद्र मान करके एक मात्रक का यहां पर चाप लगा दिया। तो ये बिंदु हमको B प्राप्त हो गया और B बिंदु को हमने O से मिला दिया। अब यहां पर हमने OAB ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ, वो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय को हमने लगा दिया। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, आपका OB है, तो OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग। और OA क्या है, OA हमने कितना माना है, आपको 2 मात्रक माना है, OA बराबर 2 मात्रक, तो 2 मात्रक हो गया आपका OA। और AB क्या है, 1 मात्रक हमने निकाला है, तो यहां पर AB बराबर 1 मात्रक का हमने चाप लगाया था, जो यहां पर हमने यहां पे लिखा है AB बराबर 1 मात्रक। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से OA 2 का वर्ग हो गया, OA का वर्ग, AB का वर्ग जो है 1 मात्रक था आपका 1 का वर्ग हो गया, 4 धन 1 हो गया, 5 हो गया। लेकिन OB का वर्ग 5 के बराबर है, तो OB बराबर √5 के बराबर है, यानी OB √5 के बराबर हो गया। अब √5 जब OB हो गया तो हमने ये क्या किया कि प्रकार में आप पेंसिल लगाइए, उसके बाद बिंदु O को केंद्र मान करके एक चाप खींच दिया। यह चाप B को भी काटना चाहिए और संख्या रेखा को भी किसी बिंदु पर काटना चाहिए। तो संख्या रेखा पर यह जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हमने मान लिया P। अब आप देख सकते हैं कि ये चूंकि O को केंद्र मान करके हमने ये चाप खींचा है, तो इस चाप पर O से किसी भी दूरी को आप लेंगे तो वह बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या होगी। तो OB बराबर हो गया OP और ये हो गया 5 मात्रक। तो यही बिंदु P है जो √5 को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर √5 को बिंदु P निरूपित करता है। बिंदु P पर क्या हो जाएगा हमारा √5 लिखा जाएगा, ये है बिंदु P, यही √5 है। और OP यहां से यहां की दूरी जो है √5 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 के तीनों प्रश्नों का हल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आगे इसको आप हल करें। हाँ, और हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा जो पहला वीडियो प्रश्नावली 1.1 हमने डाला है, उसमें सारे बिंदुओं को चर्चा करते हुए हमने उसको हल किया है, तो उसको आप जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। और हाँ, अगर आपकी समझ में आता है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे और आपकी पढ़ाई अनवरत अबाध गति से चलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।